मैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी। सर्जरी के 3 दिन बाद जब रात की नर्स झुककर मेरे कान के पास आई और 6 शब्द फुसफुसा कर बोली, जिन्होंने मेरे परिवार के बारे में मेरी सारी धारणाएं हिलाकर रख दीं। अपने बेटे के लाए हुए दवा मत खाना। मैंने पलकें झपकाईं। दिमाग अभी भी बेहोशी की दवा से धुंधला था। सॉरी, आपने क्या कहा? लेकिन वो तुरंत पीछे हट गई, बिल्कुल प्रोफेशनल शांति के साथ मेरी ड्रिप चेक करने लगी। उसी वक्त मेरा बेटा आरव अंदर आया, नीचे की फार्मेसी से एक छोटा पेपर बैग हाथ में लिए हुए। नर्स की नजर पहले बैग पर फिर मुझ पर गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, डर या चेतावनी। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो कमरे से निकल गई। हाय माँ, आरव ने बैग मेरी बेडसाइड टेबल पर रखा। कैसा लग रहा है? जैसे किसी ने मेरी हड्डी वेल्डिंग मशीन से जोड़ दी हो। मैंने हल्का मजाक करने की कोशिश की, जबकि दिल डर से तेज धड़क रहा था। बैग में क्या है? ओह, बस कुछ सप्लीमेंट्स। डॉक्टर ने कहा था कि रिकवरी के दौरान विटामिन डी की जरूरत पड़ सकती है, तो ले आया। वो मुस्कुराया, वही मासूम सीधी मुस्कान जो मैंने तब देखी थी जब वो 7 साल का था और अपना रंगीन चार्ट पेपर मुझे दिखाता था, जब उसने आईआईटी दिल्ली से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया, जब 5 साल पहले उसने प्रिया से शादी की। पर अब मेरे कानों में सिर्फ नर्स की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मेरा नाम सविता मेहरा है। मेरी उम्र 67 साल है। पिछले हफ्ते तक मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भले ही कुछ दुखों से भरी रही हो, फिर भी स्थिर है। मैं 4 दशकों से ज्यादा सिविल इंजीनियर रही, दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों और पुलों पर काम किया, सम्मान से रिटायर हुई। मेरे पति राकेश 4 साल पहले कैंसर से लड़ते लड़ते चले गए और उस दर्द ने मुझे लगभग तोड़ दिया था। लेकिन मेरे पास आरव था, मेरा इकलौता बच्चा, मेरी दुनिया, या मैं यही मानती थी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी महीनों से प्लान्ड थी, आर्थराइटिस रूटीन प्रोसीजर। आरव और प्रिया ने जिद की थी कि ऑपरेशन के बाद मैं उनके घर ही रहूं। जब पापा गए थे, आपने मुझे संभाला था। आरव ने कहा था, अब हमारी बारी है आपको संभालने की। मैं सच में भावुक हो गई थी, कम से कम आज रात तक, जब एक वाक्य ने मेरी पूरी दुनिया पर दरार डाल दी। थैंक्स बेटा, मैंने कहा, अभी बाद में ले लूंगी, थोड़ा मितली लग रही है। ठीक है माँ। वो कुर्सी पर बैठ गया। प्रिया कार पार्क कर रही है, वो आपकी पसंद का मूंग दाल का सूप लाई है। कल आपको घर ले जाएंगे, वहां आप जल्दी रिकवर कर पाएंगी। घर, उनका घर, जहां मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाऊंगी। नर्स की चेतावनी मेरी रीढ़ में ठंडक बनकर उतर गई। आरव बाहर निकला तो मैंने छत को घूरते हुए सोचना शुरू किया। इंजीनियरिंग ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी, अनियमितता को कभी नजरअंदाज मत करो। मैंने बैग निकाला, अंदर विटामिन डी की सील्ड बॉटल थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, फिर भी सब कुछ गलत लग रहा था। कोई भी वरिष्ठ नर्स यूं ही अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालती। जरूर उसने कुछ देखा या सुना होगा, इतना खतरनाक कि मुझे चेतावनी देने आ गई। मैंने कॉल बटन दबाया। एक युवा नर्स आई, हंसमुख और तेज। जी मिसेस मेहरा। अभी जो नर्स थीं, जिनके बाल घने थे, उम्र शायद 50 के आसपास, उनका नाम क्या है? ओह, वो पारुल हैं, पारुल देसाई, हमारी सीनियर नर्स, 20 साल से यहाँ हैं। क्या वो अभी शिफ्ट पर हैं? हाँ, 11 बजे तक। क्यों, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैंने झूठ कहा, बस धन्यवाद कहना था। वो चली गई। मैंने लंबा सांस लिया। 20 साल का अनुभव। कोई भी ऐसी नर्स बिना वजह घबराती नहीं। कब नींद आ गई पता नहीं, पर जब आंख खुली तो बाहर रात उतर चुकी थी। हॉस्पिटल का वो खास सन्नाटा, मशीनों की बीप, फर्श पर जूतों की हल्की चरचराहट चारों ओर फैला था। फिर दरवाजे की आड़ में एक परछाई दिखाई दी। पारुल। वो अंदर आई, दरवाजे को आधा बंद किया और धीरे से बोली, मिसेस मेहरा,
मुझे आपसे बात करनी है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने उठने की कोशिश की। क्या हुआ? वो करीब आई, आवाज बेहद धीमी। आज दोपहर मैं सप्लाई रूम में थी। उसकी दीवार फैमिली कंसल्टेशन रूम से जुड़ी है। मैंने अनजाने में आपके बेटे और बहू की बातचीत सुनी। मेरा गला सूख गया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, उसने जल्दी से कहा, लेकिन आपकी बहू की आवाज आई। वो कह रही थी कि डोज बढ़ानी होगी और आपके बेटे ने कहा डॉक्टर सवाल पूछने लगे हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। मेरे आसपास की हवा जैसे हिल गई। फिर आपकी बहू बोली, घर ले जाएंगे तो आसान होगा, कोई देखता नहीं होगा, जल्दी काम निपटा सकते हैं। कौन सा काम? मेरी आवाज टूट गई। पारुल की आंखों में प्रोफेशनल डर और इंसानी सहानुभूति एक साथ थी। मिसेस मेहरा, मैंने हेल्थ केयर में बहुत कुछ देखा है। परिवार कई बार भयानक काम करते हैं, वारिसी रकम के लिए, इंश्योरेंस के लिए या बुजुर्गों की देखभाल से छुटकारा पाने के लिए। मुझे नहीं पता वो क्या करने वाले हैं, पर उनके शब्द, ऐसे शब्द मैंने पहले भी सुने हैं। तुम कह रही हो कि वो मुझे मारना चाहते हैं? मैंने सपाट स्वर में कहा, क्योंकि भावनाएं अंदर आने देती तो मैं टूट जाती। मैं बस इतना कह रही हूं कि आपको बहुत सावधान रहना होगा, उसने धीमे से कहा। आप ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर और दर्द की दवाओं पर हैं। अगर इनकी डोज बदली जाए, गलत सप्लीमेंट मिलाए जाएं, तो मैं मर सकती हूं। मैंने पूरा किया। उसने सिर हिलाया। या ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएं जो नेचुरल पोस्ट सर्जिकल डिक्लाइन माने जाएं। तुमने मुझे क्यों बताया? तुम्हारी नौकरी चली जा सकती है। मैंने शपथ ली है, वो बोली। और अगर मुझे लगे कि कोई मरीज खतरे में है तो मैं चुप नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूं? यहाँ मौजूद डॉक्टरों द्वारा दी गई और मॉनिटर की गई दवाओं के अलावा कुछ मत लीजिए। डिस्चार्ज होने पर रिहैब सेंटर या प्राइवेट नर्स पर जोर दीजिए। उनके घर मत जाइए, बस खुद को थोड़ा समय दीजिए। उसके जाने के बाद मैं सुबह तक जागती रही। मेरी यादें फिल्म रोल की तरह खुलती गईं। 5 साल का आरव जो गलती से मेरा पसंदीदा कप तोड़कर रो रहा था। 13 साल का आरव जो कहता था कि वो भी इंजीनियर बनेगा, माँ की तरह। 25 साल का आरव जो राकेश का हाथ थामे रो रहा था जब कैंसर उन्हें खा रहा था। वही लड़का अब, या शायद प्रिया। मुझे उसकी तेज महत्वाकांक्षा कभी पच नहीं पाई। हर चीज में पैसा, इन्वेस्टमेंट और पिछले साल जिद करके बोलना कि मैं अपनी वसीयत अपडेट कर दूं ताकि सब व्यवस्थित रहे। और मैंने सब कुछ आरव के नाम रखा था। गुरुग्राम का 2 करोड़ से ऊपर वाला घर, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो राकेश और मैंने बनाया, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन। मैंने आरव को एग्जीक्यूटर बनाया था, पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। मतलब अगर मैं असमर्थ हो जाऊं तो हर चीज का कंट्रोल उसी के हाथ। मैंने खुद ही अपने विनाश की योजना उसे सौंप दी थी। अगली सुबह डॉक्टर शर्मा आए। मिसेस मेहरा, आपकी रिकवरी शानदार है, आज दोपहर डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैंने सहजता से कहा। मेरी उम्र को देखते हुए मैं 1-2 हफ्ते किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना चाहूंगी। वो चौंके। आपके बेटे ने तो कहा था कि आप उसके घर रहेंगी। प्लान बदल गए। तभी आरव अंदर आया, कॉफी हाथ में, और सुनकर ठिठक गया। माँ, हमने बात की थी ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सरलता से कहा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ चमका। गुस्सा, डर, गणना। डॉक्टर शर्मा ने कहा, फैसला मरीज का होता है। उनके जाते ही आरव बाहें मोड़कर बोला, असल में बात क्या है माँ? बस सावधानी, मैंने कहा। वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। और मुझे हर शक पुख्ता हो गया। लक्ष्मी रिहैबिलिटेशन सेंटर साफ सुथरा, प्रोफेशनल और सबसे जरूरी कड़ी निगरानी वाला था। मेरी दवाएं दर्ज होती, 2 लोग मिलकर चेक करते। मुझे पहली बार
सोचने की सुरक्षा मिली। आरव और प्रिया सिर्फ पहले दिन आए, फूल और बनावटी चिंता के साथ। हम बस चाहते हैं आप कंफर्टेबल रहें सविता, प्रिया बोली। हमेशा मुझे माँ नहीं नाम से पुकारती। मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अगले 2 दिनों में वे नहीं आए। चौथे दिन मुझे मेरे वकील मोहित गुप्ता का फोन आया। सविता जी, आज आपके बेटे ने संपर्क किया। वो आपकी वसीयत में मानसिक अक्षमता वाले क्लॉज के बारे में पूछ रहा था। मेरी नसें ठंड पड़ गईं। आपने क्या कहा? कि कोई भी बदलाव तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह सही दिमाग में हों और गवाह मौजूद हों, और कि किसी को असमर्थ घोषित करने के लिए मेडिकल प्रूफ चाहिए। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मैंने झूठ बोला। पर कुछ भी ठीक नहीं था। उनकी योजना अब साफ दिख रही थी। मेरे वातावरण पर नियंत्रण, दवा में छेड़छाड़, भ्रम जैसे लक्षण, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और फिर मेरा सब कुछ हथिया लेना। विटामिन डी अब एकदम सही सुराग लग रही थी। उसी शाम मैंने अपने पुराने दोस्त दिलीप खन्ना को फोन किया। सविता, हिप कैसा है? ठीक है। दिलीप, पिछले साल में कभी मैंने तुम्हें उलझी हुई, भूलने वाली लगी हूं? वो हंस पड़ा। पिछले महीने तुमने मेरे ब्रिज ड्राफ्ट में वो गलती पकड़ ली थी जिसे मैं 3 दिन तक नहीं ढूंढ पाया। क्यों पूछ रही हो? मैंने उसे सब बताया। सुनकर उसने लंबी सांस छोड़ी। दवाएं अब भी हैं? हाँ। उन्हें प्राइवेट टेस्ट कराओ, मैं जानता हूं किससे कराना है। अगर उनमें छेड़छाड़ है, तुम्हारे पास सबूत होगा, और अगर नहीं तो शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। फिर वो धीमे से बोला, पर सविता, मैं तुम्हारी सूझबूझ पर दुनिया का भरोसा करता हूं। अगले दिन ईमेल चेक करने के बहाने मैंने उनके बिजनेस सेंटर में इंटरनेट खोला और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स खोजने लगी। एक नाम बार बार सामने आया, सारा मेहता, वित्तीय धोखाधड़ी और बुजुर्ग शोषण मामलों में विशेषज्ञ। मैंने कॉल किया। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। मिसेस मेहरा, आपको अंदाजा नहीं ऐसे मामले कितने आम हैं। कई बार बच्चे, कभी दामाद बहू, सब जल्दी विरासत पाने में लगे रहते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सब बताइए। मैंने सब बताया। वो बोली, पहला कदम दवाओं का परीक्षण, दूसरा मैं उनके फाइनेंसेस खंगालूंगी। पैसा ही ज्यादातर असली वजह होता है, सारा ने कहा। तीसरी बात, हमें सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होगा, हर फोन कॉल, हर मुलाकात, हर बात। अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो पैटर्न दिखने लगेंगे और कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ये सब कितने का पड़ेगा? मैंने पूछा। मेरा रिटेनर 5 लाख है, सारा ने जवाब दिया। लेकिन मिसेस मेहरा, अगर वो आपकी जान आपके पैसे के लिए लेना चाहते हैं तो जिंदा रहने के लिए ये बहुत छोटा निवेश है। वो गलत नहीं थी। 3 दिन बाद लैब से रिपोर्ट आ गई। सारा ने ही फोन किया। ये विटामिन डी नहीं है। मैंने अंदाजा लगा लिया था, फिर भी ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने पर मुक्का मारा हो। तो फिर ये हैं क्या? कोलचिसिन, उसने कहा। आमतौर पर गठिया के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा डोज में, खासकर ब्लड थिनर के साथ मिलकर, ये जहर बन जाता है। ऑर्गन फेल होने लगते हैं, और बुजुर्ग मरीजों में ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल जटिलता जैसा दिख सकता है। जिसने ये दवा बदली है उसे पूरी जानकारी थी कि वो क्या कर रहा है। उन्हें कोलचिसिन मिली कैसे होगी? मैंने फुसफुसा कर पूछा। प्रिया फाइनेंस में काम करती है ना? सारा ने कहा। ज्यादा सही कहें तो वो उन फंड्स को हैंडल करती है जो दवा बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट्स के साथ उसे दवाओं के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में और आप कौन कौन सी दवा ले रही हैं, सबकी जानकारी आसानी से मिल सकती है। मेरी उंगलियां फोन पकड़े पकड़े कांपने लगीं। तो ये सब सच है? मैंने कहा। वो सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? हाँ मिसेस मेहरा, उसने धीमे से कहा, कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास सबूत है। अब हम क्या करेंगे? ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहती हैं, साला ने कहा।
हम सीधे पुलिस जा सकते हैं, उन दोनों पर हत्या की कोशिश का केस डाल सकते हैं। वह रुकी। या मैंने पूछा, या फिर हम केस को और मजबूत बना सकते हैं, उसने कहा। इतने सबूत इकट्ठे कर सकते हैं कि उनका पूरा प्लान ढह जाए। उन्हें ऐसे तरीके से सामने ला सकते हैं कि उन्हें उनकी चाही हुई चीज कभी न मिले। कई बार उनकी योजनाएं और उनकी झूठी दुनिया तोड़ देना सिर्फ हथकड़ी पहनाने से ज्यादा असरदार होता है। मैंने आरव के बारे में सोचा। मेरा बेटा, वही छोटा बच्चा जो बचपन में बिजली कड़कने पर मेरे सीने पर सिर रखकर सो जाया करता था। मुझे क्यों जानना है, मैंने धीरे से कहा। कुछ भी करने से पहले मुझे समझना होगा कि मेरा बेटा अपनी ही माँ की मौत क्यों चाहता था। सारा की जांच 2 हफ्ते चली। जो उसने निकाला वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। आरव और प्रिया कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने अपना पैसा हाई रिस्क क्रिप्टो स्कीमों में लगा दिया था और लगभग सब खो दिया। उन्होंने अपने घर पर दूसरा लोन ले रखा था, हर क्रेडिट कार्ड फुल कर दिया था और प्राइवेट मनी लेंडर से भी पैसे उठा लिए थे। ऐसे लोग जो नतीजे के बारे में मजाक नहीं करते। उन्हें करीब 6.5 करोड़ रुपयों का कर्ज था और जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया था वो सिर्फ कोर्ट के नोटिस की धमकी नहीं दे रहे थे। 90 दिनों के अंदर पैसे चाहिए थे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी सारी संपत्ति मिलाकर लगभग 27-28 करोड़ की थी। इतनी कि उनका पूरा कर्ज उतर जाए और फिर भी आराम से जी सकें। इस पूरे प्लान की असली मास्टरमाइंड प्रिया थी। सारा को ईमेल थ्रेड्स, चैट के स्क्रीनशॉट्स और आरव के लैपटॉप से रिकवर की गई डिलीटेड सर्च हिस्ट्री मिली। बिना निशान छोड़े जहर कैसे दिया जाए, बुजुर्गों में हार्ट फेलियर कैसे ट्रिगर होता है, डिमेंशिया जैसे लक्षण कैसे पैदा हों, वगैरह। शुरू में आरव हिचक रहा था, सवाल पूछ रहा था, पीछे हट रहा था। शुरुआती मैसेजों में उसकी झिझक साफ दिखती थी, लेकिन प्रिया लगातार उसे धकेलती रही। एक मैसेज में उसने लिखा था, ये ऐसा नहीं है जैसे हम सच में उसे मार रहे हैं। वो वैसे भी बूढ़ी हैं, हम बस टाइमलाइन थोड़ा आगे कर देंगे। और सोचो आरव, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हम वो लाइफ जी पाएंगे जिसके हम हकदार हैं, जिस लाइफ के वो हकदार थे। मैंने आरव की हर ज़रूरत में साथ दिया था। उसकी पढ़ाई, उसकी फीस, उसके करियर की शुरुआत, राकेश के जाने के बाद उसका टूट जाना। प्रिया को मैंने अपने घर और दिल दोनों में जगह दी, जबकि साफ दिखता था कि उसे लगता है मैं पुरानी सोच की, बोरिंग और बेकार हूं। और अब बदले में यही सब। मैंने फैमिली मीटिंग रखी, एक न्यूट्रल जगह पर, मेरे वकील मोहित गुप्ता के ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में। मैंने आरव को कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी की प्लानिंग अपडेट करनी है और मैं चाहती हूं कि प्रिया भी साथ हो। वे दोनों ठीक से तैयार होकर आए, एकदम बिजनेस मोड में। आरव थका हुआ और टेंशन में दिख रहा था। प्रिया की मुस्कान में अजीब सी तीखी चमक थी। आने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। बैठो। मोहित टेबल के सिर पर बैठे थे। सारा कोने में अपने लैपटॉप के साथ चुपचाप बैठी थी। दिलीप ठन्ना भी वहां थे, मेरे गवाह के तौर पर। आरव ने हल्का सा मुंह बनाया। माँ, ये सब क्या है? आपने कहा था वसीयत के बारे में बात करनी है। हाँ, मैंने कहा, यही है। मैंने एक फोल्डर उसकी तरफ सरका दिया। ये देखो। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। दवाओं की लैब रिपोर्ट, उनके कर्जों की डिटेल, ईमेल की प्रिंट्स, चैट ट्रांसक्रिप्ट्स। प्रिया ने झटके से फोल्डर खींचा, तेजी से पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। ये सब गैर कानूनी है, उसने कहा। ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये सब कोर्ट में टिक ही नहीं पाएगा। दरअसल, सारा ने शांत आवाज में कहा, जब कोई इंसान अपनी जान पर मंडराते खतरे से खुद को बचाने के लिए सबूत जुटाता है, खासकर कोई बुजुर्ग, तो कानून अक्सर थोड़ी नरमी दिखाता है। हत्या की कोशिश? प्रिया कड़वी हंसी हंसी। ये तो मजाक है। वो तो बस कोलचिसिन की दवा थी, जो ब्लड थिनर के साथ मिलकर जहर बन जाती है। मैंने धीरे से कहा,
तुम ये जानती थी, तुमने खुद रिसर्च की। तुम्हारा ब्राउजर हिस्ट्री जो तुम्हारे लैपटॉप से रिकवर हुई साफ दिखाता है कि तुमने क्या क्या सर्च किया था। आरव के हाथ कांप रहे थे। माँ, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? मैंने आवाज सीधी रखी जबकि अंदर मैं टूट रही थी। ये कि तुम लोग मुझे धीरे धीरे दवा के नाम पर जहर देने वाले थे, कि मेरी मौत को सर्जरी के बाद की नॉर्मल जटिलता की तरह दिखाने की तैयारी थी, या ये कि तुमने तय कर लिया कि अपनी ही माँ की जान तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे कर्ज से सस्ती है। ये जुआ नहीं था, प्रिया झटके से बोली। ये इन्वेस्टमेंट थे जो खराब हो गए, और आप सब कुछ वैसे भी आरव के नाम कर चुकी थीं। क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें ये सब 5 साल बाद मिलता या अभी? उसकी आवाज में जो बेरहमी थी उसने मुझे भीतर तक चीर दिया। मोहित ने ठंडे स्वर में कहा, फर्क ये है कि एक चीज को हत्या कहते हैं और दूसरी को कानूनी विरासत। एक अपराध है, दूसरी कानून का सामान्य परिणाम। प्रिया अचानक खड़ी हो गई। बस, हम जा रहे हैं, आप कुछ साबित नहीं कर सकती। बैठ जाओ, मैंने कहा। मैंने आवाज नहीं ऊंची की, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि वो बीच कदम रुक गई। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, आरव ने निगलते हुए पूछा। आप चाहती क्या हैं माँ? आप करने क्या वाली हैं? मैंने पहली बार उसे सच में देखा, और सामने जो आदमी बैठा था वो मेरे जाने पहचाने बेटे जैसा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें एक चॉइस देने वाली हूँ, मैंने कहा। पहला विकल्प, हम ये सबूत लेकर सीधे पुलिस जाएंगे। हत्या की कोशिश, साजिश, धोखाधड़ी, जो भी धाराएं लगें, तुम जेल जाओगे। तुम्हारा भविष्य वहीं खत्म। प्रिया ने मुंह खोला, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। दूसरा विकल्प, मैंने आगे कहा, तुम दोनों कुछ सख्त शर्तें मानोगे। प्रिया, तुम तुरंत अपनी नौकरी छोड़ोगी। आरव, तुम भी। तुम दोनों कम से कम 2 साल तक अनिवार्य थेरेपी करोगे, अलग अलग भी और साथ भी। तुम अपना घर बेचोगे और जो भी पैसा आएगा उससे अपना कर्ज चुकाओगे। तुम एक साधारण सी फ्लैट में रहोगे, कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े सपने नहीं, बस एक सीधी ईमानदार जिंदगी। ये पागलपन है, प्रिया बोली। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों एक लिखित कबूलनामा साइन करोगे। जो कुछ तुमने प्लान किया, जो किया, सब उसमें होगा। वो कन्फेशन मोहित के लॉकर में रहेगा। अगर तुमने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की या किसी और के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो वो कागज सीधे पुलिस के पास जाएगा और तुम दोनों मेरी संपत्ति पर अपने सारे अधिकार छोड़ दोगे। सब कुछ चैरिटी में जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, प्रिया ने गुस्से से कहा। मैं कर चुकी हूँ, मैंने जवाब दिया, और सारे कागज तैयार हैं। मैंने फिर आरव की तरफ देखा। और आखिरी बात, मैं सिर्फ उस बच्चे की खातिर दे रही हूँ जो तुम कभी थे। मैं केस नहीं करूंगी, तुम्हारा नाम अखबारों में नहीं आएगा। तुम्हें मौका दूंगी कि अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर सको, लेकिन अगर तुम फिर कभी मेरे आसपास भी नजर आए तो मैं एक पल नहीं सोचूंगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। माँ प्लीज ऐसा मत। मुझे माँ मत कहो, मेरे मुंह से अपने आप निकला। शब्द मेरी अपेक्षा से ज्यादा तेज थे, लेकिन मैंने उन्हें वापस नहीं लिया। तुमने उस दिन मेरा बेटा होना छोड़ दिया जब तुमने ये तय किया कि मैं जिंदा से ज्यादा मरी हुई तुम्हारे काम आऊंगी। कमरे में बस एसी की हल्की आवाज रह गई। आखिर मैंने पूछा, तो क्या चुनोगे, जेल या प्रायश्चित का मौका? उन्होंने प्रायश्चित चुना, बिल्कुल चुना। अगले 6 हफ्तों में मैंने दूर से देखा कि कैसे वो अपनी दिखावटी जिंदगी को टुकड़ों में तोड़ने पर मजबूर हो गए। घर बिक गया, प्रिया ने नौकरी छोड़ दी, आरव ने भी इस्तीफा दिया। वो दिल्ली के एक साधारण से 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उनका साइन किया हुआ कबूलनामा और वो जहरीली दवा वाली बोतल दोनों मोहित के लॉकर में रख दिए गए। मैंने अपनी वसीयत फिर से लिखी। अब हर पैसा अलग दिशा में जा रहा था। आधा राकेश के नाम पर कैंसर रिसर्च के लिए और आधा उन संगठनों के लिए जो बुजुर्गों को वित्तीय शोषण से बचाते हैं। मैंने आरव से फिर कभी बात नहीं की। उसने कोशिश की, ईमेल, खत, लोगों के जरिए संदेश, मैंने सब डिलीट कर दिए, नजरअंदाज कर दिए। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन तक सॉरी पहुंच ही नहीं सकता। पर मैंने एक काम और किया। मैंने
उसी लक्ष्मी रिहैबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियर करना शुरू किया, जिसने मुझे उस समय बचाया था जब मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। हमने वहां एक प्रोग्राम शुरू कराया जिसमें बुजुर्ग मरीजों और उनके परिवारों को सिखाया जाता है कि कैसे ठगी, दबाव और मेडिकल और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की पहचान करें। मैं अपनी कहानी बिना नाम बताए सुनाती हूँ, पर सुनाती हूँ कैसे एक नर्स की हल्की सी चेतावनी ने मेरी जान बचाई, कैसे मेरे ही बच्चे ने मेरी मौत की योजना बनाई, और कैसे प्यार की वजह से हम खुद को उनकी पकड़ में सबसे ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। पारुल देसाई, वही नर्स जिसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर मुझे चेताया था, अब मेरी करीबी दोस्त बन चुकी है। हम हफ्ते में एक बार कॉफी पर मिलते हैं। वो अपनी 20 साल के हॉस्पिटल अनुभव की कहानियां सुनाती है, कुछ उम्मीद वाली, बहुत सी डराने वाली। आपको पता है मुझे रात में नींद किस बात पर नहीं आती? उसने एक बार पूछा। जब जब मुझे लगा कुछ गलत है, पर मैं चुप रही, सोचती रह गई कि ये मेरा मामला नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं बोल उठती तो कितने लोगों की मदद हो सकती थी। लेकिन तुमने मेरे लिए तो बोला, मैंने उसे याद दिलाया। मैंने भी पहले खुद को रोकने की कोशिश की थी, वो बोली। मैंने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, शायद ये मेरी जगह नहीं है। फिर मैंने सोचा, अगर ये मेरी माँ होती तो मैं किसी से क्या चाहती, कि वो बोले या चुप रहे? बस वही सवाल सबसे जरूरी है। वह सही कहती है। अब मेरी उम्र 68 साल है। मेरी हिप ठीक हो चुकी है। मैं ज्यादातर सुबह झील के किनारे 3 किलोमीटर पैदल चलती हूँ और हफ्ते में 2 दिन सेंटर में वॉलंटियर करती हूँ। मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं दिखती जैसी मैंने सोची थी जब आरव पैदा हुआ था, जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया और कसम खाई थी कि हमेशा उसे सुरक्षित रखूंगी। न ही वैसी जैसी मैंने और राकेश ने सपने देखे थे, पोते पोतियों से भरा घर, साथ में बूढ़े होना। लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी बुरी नहीं है। यह अपनी जगह अच्छी है, सच्ची है, मेरी है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने आरव और प्रिया को जेल नहीं भिजवाया? क्या वे वाकई दूसरे मौके के लायक थे? मैं उन्हें यही कहती हूँ, मैंने ये उनके लिए नहीं किया, मैंने ये अपने लिए किया। मुझे जानना था कि इतनी बड़ी धोखेबाजी के बाद भी क्या मैं दया महसूस करने में सक्षम हूँ, कि कहीं उनके किए ने मुझे अंदर से इतना कठोर तो नहीं बना दिया कि मैं सिर्फ बदला चाहूँ। मुझे यकीन करना था कि मैं अब भी उनसे बेहतर हूँ, जो वो बन गए थे उससे कहीं बेहतर। क्या वो बदले? मुझे नहीं पता। उम्मीद है बदले होंगे, लेकिन अब वो बोझ उनका है, मेरा नहीं। मुझे सिर्फ एक बात साफ दिखती है, दुनिया में हर जगह ऐसे आरव और प्रिया हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी को इंसान नहीं, बैंक अकाउंट समझने लगते हैं, जिनके लिए किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत, प्यार और कुर्बानी बस एक नंबर बन जाती है, एक बैलेंस शीट की लाइन। आंकड़े डरावने हैं। भारत में बुजुर्गों से वित्तीय शोषण के करोड़ों अरबों के केस सामने आते हैं, और ये सिर्फ वो हैं जो पकड़े जाते हैं। कितनी नेचुरल मौतें असल में कुछ और होती हैं। कितने कंफ्यूज्ड बुजुर्ग दवाओं से वैसे बनाए जाते हैं। कितने बुजुर्ग चुपचाप चले जाते हैं, जबकि उनके वारिस चुपचाप कैलकुलेटर से हिसाब लगा रहे होते हैं। हम कभी पूरा सच नहीं जान पाएंगे, लेकिन हर बार जब मैं किसी ग्रुप के बुजुर्गों से बात करती हूँ और किसी के चेहरे पर अचानक वो पहचान की झलक दिखती है, वो नज़र जो कहती है, ओ नहीं, ये तो मेरी जिंदगी जैसा लग रहा है, तब मुझे पता चलता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मायने रखता है। पारुल ने सिर्फ 6 शब्दों से मेरी जान बचा ली। मैं उसी तोहफे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी इंसान मेरी कहानी में खुद के टुकड़े पहचानता है, वो ये बात जरूर सुने। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत लगे तो और गहराई से देखो। अगर कोई तुम्हें चेतावनी दे
तो सिर्फ इसलिए अनदेखा मत करो कि खतरा तुम्हारे अपने घर के अंदर से आ रहा है। प्यार अत्याचार को जस्टिफाई नहीं करता। रिश्तेदारी सीमाएं खींचने की जरूरत खत्म नहीं करती। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं वही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसे से देखते हैं। भरोसा करो पर जांच भी करो। प्यार करो पर खुद की सुरक्षा भी करो। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखो पर सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। और अगर कभी कोई नर्स तुम्हारे पास झुककर धीरे से कोई चेतावनी दे तो सुनो। हो सकता है वही तुम्हारे और विनाश के बीच की आखिरी दीवार हो। मेरे पास आज भी वो नकली विटामिन डी की बोतल है। मोहित उसे अपने लॉकर में रखता है, आरन और प्रिया के लिखित कबूलनामे के साथ। कई बार सोचती हूँ उसे नष्ट करवा दूं, लेकिन फिर उसे वहीं रहने देती हूँ, एक याद की तरह कि मैं कितनी करीब थी सब कुछ खो देने के, और कि खतरा कितना चुपचाप मुस्कान के पीछे छिपकर आ सकता है। पिछले महीने साउथ दिल्ली के एक कम्युनिटी सेंटर में टॉक के बाद एक औरत मेरे पास रोते हुए आई। मेरा बेटा लगातार मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने का दबाव डाल रहा है, उसने कहा। कहता है कि ये सब मेरे भले के लिए है। उसकी पत्नी चाहती है कि मैं सब कुछ उनके नाम कर दूं ताकि वो मैनेज कर सकें। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही ज्यादा शक्की हो रही हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर अपने शक पर भरोसा रखिए, मैंने उससे कहा, हमेशा। 2 हफ्ते बाद उसका फोन आया। उसने भी एक इन्वेस्टिगेटर रखा था। उसके बेटे और बहू ने पिछले 6 महीने से उसके नाम पर चेक साइन करके धीरे धीरे उसकी बचत खाली करनी शुरू कर रखी थी। सबूत मिलने पर वो उन्हें रोक पाई, केस दर्ज करवा सकी और जो बचा था उसे बचा पाई। आपने मेरी जान बचा ली, उसने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मेरी जान पारुल ने बचाई थी। मैं तो बस उस रोशनी को आगे बढ़ा रही हूँ। आखिर में हम कर ही क्या सकते हैं? बस इतना कि जो दर्द हमने झेला है उसे किसी और की ढाल बना दें, दगा को चौकन्नेपन में बदल दें, गम को आवाज में बदल दें। मुझे लगता है राकेश को ये सब पसंद आता। वो हमेशा कहता था कि मुझे मुश्किल चीजें आसान शब्दों में समझाने की कला आती है। मुझे लगता था रिटायरमेंट के बाद मेरा सिखाने वाला काम खत्म हो गया। मैं गलत थी। कुछ सबक सिर्फ वही लोग सिखा सकते हैं जो उन्हें जी कर बचे हों। मैं सविता मेहरा हूँ। मेरी उम्र 68 साल है। मैंने बुजुर्गों के साथ होने वाले शोषण और अपनी ही संतान की साजिश से बचकर ये जिंदगी जी है, और मैं यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए हूँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। अब भी झील के किनारे चलती हूँ। अब भी अपनी आवाज उठाती हूँ। अब भी हर बुजुर्ग को ये बताती हूँ कि उन्हें सवाल पूछने का, जांचने का और सीमाएं तय करने का पूरा हक है, क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और कई बार किसी अनजान की एक हल्की सी फुसफुसाहट आपके और अंधेरे के बीच खड़ी आखिरी दीवार होती है। उन चेतावनियों को सुनिए, अपनी अंदर की आवाज का सम्मान कीजिए, अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है आपकी जान सच में उसी पर टिकी हो।